तो कल हमने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके बाद हमने देखा था अपना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप, जहां से भारत का मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट है। बोलो हाँ ना। चलो अब लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी सी बातें करनी, तो हेडिंग लगाएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करेंगे। लक्षद्वीप लिखिएगा। लक्षद्वीप में यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इट इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यह भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लिखेंगे इसकी लोकेशन। लोकेशन अरेबियन सी। यह अरब सागर में स्थित है। अरेबियन सी, यह अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कवारती है। इसकी राजधानी कवारती है। इसकी राजधानी कवारती है। टोटल आइलैंड यहां पर 36 हैं। कुल द्वीप 36 हैं। लेकिन जो मानव के रहने लायक हैं, है ना, जो मानव के रहने लायक हैं, तो उनको हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, मानव के रहने योग्य, है ना। लिखेंगे जहां पर हमारी क्या है, पॉपुलेशन हमारी क्या है, वो केवल ऐसे हमारे पास कितने आइलैंड्स हैं? 10। कितने हैं? 10। यानी 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर रहा जाता है ना। भाई आइलैंड्स हैं, वहां पे आपकी वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पतियां होंगी वो जबरदस्त होंगी, में जीव जंतु भी होते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? तो 10 आइलैंड्स ऐसे हैं लक्षद्वीप के जहां पर हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या निवास करती है। कितने में से? 36 में से। कहां पर स्थित है ये? अरब सागर में। वहीं पर हमने देखा था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित था। व्हीलर द्वीप हमारे कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में स्थित था। बात समझ में आई क्या? हमने देखा था अंडमान निकोबार। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल करता था। बोलो है ना। अगर वहीं पर हम बात करेंगे साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता था? डेकन पास करता था। बोलो है ना। वहीं देखा था हमने जो निकोबार था, निकोबार या अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से कौन अलग करता था? ग्रेट चैनल करता था। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे लिखेंगे इसका सबसे बड़ा द्वीप, इसका सबसे बड़ा द्वीप, बिगेस्ट आइलैंड, एंड्रोथ आइलैंड इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। एंड्रोथ इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। एंड्रोथ इसका सबसे बड़ा द्वीप है। अब यहां से दो आपने 10 डिग्री पढ़ लिया, अब आपको 8 डिग्री पढ़ना है और 9 डिग्री चैनल। ये किस किस को अलग करते हैं? बात समझ में आई क्या? चल लिखिए। पहले लिखेंगे मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप में ही है। मिनिकॉय और मालदीव्स। मिनिकॉय और मालदीव, देखो दोनों में एम आ रहा है ना। दोनों में क्या आ रहा है? एम आ रहा है। ठीक है ना। तो आपको 2 एरिया से बनाने हैं। कितना बन गया? एम दोनों में जहां आएगा तो आपको 2 जोड़े बनाने, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 डिग्री चैनल। याद करने के तरीके बता रहा हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे। 8 डिग्री चैनल क्या करता है? मिनिकॉय को किससे अलग कर देता है? मालदीव से अलग कर देता है। बोलो बात समझ में आई क्या? चलिए सेकंड लिखेंगे मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप है, या लक्षद्वीप ही लिखेंगे, और यह लक्षद्वीप की आप राजधानी भी लिख सकते हैं, कवरती। इन दोनों को चैनल अलग करता है 9 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। तो जहां सेम आएगा तो वहां पे आपको 2 जीरो बनानी है, और जहां अलग अलग आएगा वहां पे क्या आएगा आपका? 9 डिग्री। तो आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल आपको याद हो गए क्या? चलिए, इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए, अब आप एक काम करेंगे,
हेडिंग लगाइएगा, अंडमान निकोबार के अन्य द्वीप, अदर आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। ये खत्म हो गया यहीं पे टॉपिक आपका, लक्षद्वीप यहीं पे खत्म हो गई। एक नोट करके लिखेंगे आप, या नोट लगाइए, अंडमान निकोबार के अन्य द्वीप, अदर आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम बदले गए हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं आपको। ये अंग्रेजों के नाम पर थे लेकिन अब इनके नाम बदल दिए गए हैं, तो ये एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो लिखिएगा सबसे पहले का द्वीप का नाम रोस आइलैंड, RAUS, रोस आइलैंड, रोस द्वीप, रोस द्वीप। नाम लिखेंगे, जो उनका अब नाम हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट में रखिएगा, जो अभी आप लिख रहे हो नोट बना के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नेताजी लिख लो, आपको पता है नेताजी के पास सुभाष चंद्र बोस तो आना ही आना है, बोलो है ना, आपकी इच्छा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम होगा। नेक्स्ट लिखिएगा नील द्वीप, नील द्वीप, नील द्वीप नाम हो गया इसका शहीद आइलैंड, शहीद द्वीप नाम हो गया है, शहीद आइलैंड। नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद आइलैंड। फिर लिखेंगे हैवलॉक, नाम आपने सुना होगा इसका, क्योंकि ये सब जगह घूमने की हैं, ये आपके टूरिस्ट प्लेस हैं। लिखेंगे हैवलॉक, इसका नाम हो गया है स्वराज द्वीप, स्वराज, स्वराज आइलैंड, स्वराज आइलैंड, स्वराज द्वीप। फिर आगे लिखिएगा 21 अन्य द्वीपों के नाम, 21 अन्य द्वीपों के नाम, द्वीपों के नाम परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। लिखेंगे अदर 21 आइलैंड्स, अदर 21 आइलैंड्स, डैश लगा लिखेंगे ऑन द नेम्स ऑफ, ऑन द नेम्स ऑफ 21 परमवीर चक्र अवार्डेड, 21 परमवीर चक्र अवार्डेड सोल्जर्स, 21 परमवीर चक्र अवार्डेड सोल्जर्स। तो 21 अन्य द्वीपों के नाम जिन हमारे सैनिकों को परमवीर चक्र मिला है उनके नाम पर रखे गए हैं। लेकिन 3 आपको याद रखने हैं। हैवलॉक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, हैवलॉक का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। रोस द्वीप का नाम क्या रखा गया है हमारा, नेताजी काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। और नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है, शहीद द्वीप। कोई दिक्कत, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे आप नेक्स्ट, भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, नदी तंत्र। अब नदियां हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी नदी जो हिमालय से आते हैं, हिमालयी नदी, हिमालयन रिवर। दूसरी होती है हमारी प्रायद्वीप नदी, प्रायद्वीपीय नदी, पेनिनसुला, पेनिनसुला रिवर। हिमालय नदी किसको कहा जाता है, जिनका उद्गम ग्लेशियर से होता है, जिनका ओरिजिन, उद्गम, जिनका उद्गम ग्लेशियर से होता है,
जिनका उद्गम ग्लेशियर से होता है, पहली बात तो ये। और इनमें जो पानी होता है ये 12 महीने ऐसे लिखेंगे, इनको 12मासी नदी कहा जाता है। ये 12मासी नदी होती है, इसमें जो वाटर होता है वो ऑल द टाइम यानी कि 12 मंथ्स इनमें वाटर रहता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखने की बात करेंगे, इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगी गंगा रिवर। इसमें सबसे पहले हमारे पास गंगा रिवर, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। इधर बात करेंगे अगर हम प्रायद्वीप नदियों की, तो ये पूरी डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर, रेनफॉल यानी कि वर्षा ऋतु के ऊपर, वर्षा के ऊपर ये निर्भर करती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है मौसमी नदी, सीजनल, मौसमी नदी, सीजनल रिवर। अगर बारिश अच्छी होगी तो आपको ये मिलेंगी, वरना इनका पानी कम हो जाएगा, ऐसा सूख जाएगा। तो इसलिए इनको कहा जाता है मौसमी नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हिमालय नदी का नाम 4 देगा, कौन सी नहीं है पूछ लेगा, ठीक है ना। प्रायद्वीप नदी ये कौन सी नहीं है, तो इस चार्ट को बहुत ढंग से देख लीजिएगा। तो ये टोटली डिपेंड होती है ऑन द रेनफॉल, यह पूर्ण रूप से वर्षा के ऊपर निर्भर होती है। और इन्हीं को कहा जाता है सीजनल रिवर। अब इस मौसमी नदी को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। इसमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, जो अरेबियन सी में गिरती हैं, अरब सागर में, और कुछ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये इंग्लिश के वर्ड आपको अभी याद होने शुरू हो गए हो, तो अपने इस अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। तो बात करेंगे अरब सागर में, जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी और माही। किसी की अंग्रेजी में कोई दिक्कत है बता दीजिएगा, है ना। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी और माही। इधर बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम लिखेंगे भैया। कृष्णा, कृष्ण के बाद लिखेंगे गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करना शुरू करें। तो ये सारी जो नदियां हैं ये कौन सी हैं? पेनिनसुला इंडिया की रिवर्स हैं। प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप का मतलब आप बहुत अच्छे से अब तो समझ गए होंगे, ये प्रायद्वीप है। जो नदियां ये पूरे इस एरिया में आपको दिखाई देंगी सारी क्या है? प्रायद्वीप नदियां। इसमें से कुछ नदियां ऐसी जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम पहले नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, लूनी है, बोलो है ना। इसके बाद ये आपकी बंगाली खाड़ी है, ये क्या आपकी पूरी बंगाल की खाड़ी। कुछ नदियां ऐसी जो यहाँ गिरती हैं, इसमें सबसे ऊपर महानदी आती है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई क्या? जो हिमालय से निकल रही है, जो हिमालय के ग्लेशियर से निकल रही है, उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर। उसमें बेसिकली हम 3 नदी अच्छे से पढ़ते हैं, यमुना पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें आपकी गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी और सिंधु होगी। और भारत की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी होगी? गंगा। बात समझ में आई क्या? तो स्टार्ट कर सकते हैं अब यहाँ से। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे पहले, गंगा रिवर, गंगा नदी, गंगा नदी। गंगा रिवर, पहले कुछ इसकी बेसिक बातें करेंगे जो आपको पता नहीं होंगी, या पता भी होंगी तो आप उसको लिख नहीं पाओगे। लिखिए पहली बात इसमें, यह प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल की धारा है। यह प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल की धारा है। इट इज ए स्ट्रीम, इट इज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, इट इज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर विच फ्लोज नेचुरली, विच फ्लोज नेचुरली। यह प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल की धारा है।
इसके लाभ लिखेंगे, इसके प्रॉफिट क्या क्या लाभ है, इसके बेनिफिट लिखेंगे, नोट प्रॉफिट, इसके बेनिफिट्स लाभ। गंगा नदी सबसे पहले हमें जो पानी देती है वो इरिगेशन के लिए देती है, सिंचाई के लिए। किसके लिए? इरिगेशन। इसका पानी हम सिंचाई में बहुत जबरदस्त यूज करते हैं, ठीक है ना। ऊपर से ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी यहां से उपलब्ध कराती है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। और ऊपर से फिर हम यहां पर बना देते हैं अपने बिजली, या लिख सकते हैं जल विद्युत उत्पादन, वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बांध बनाते हैं और बांध बना के हम क्या करते हैं, यहाँ पर डैम बना के पानी इकट्ठा होता है, फिर वहां से हम अपनी क्या बनाते हैं, अपनी बिजली बनाते हैं। बात समझ में आई क्या? पता होगा ना थोड़ा बहुत तो, कक्षा 9, ठीक है, पता है तो ठीक है या नहीं। तो पानी का जो आपके पास गंगा नदी का जो यूज है वो किसमें किया जाता है? सिंचाई में, पानी के पीने में, और जल विद्युत का उत्पादन, वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जाता है ना। आने वाला दुनिया का चौथा विश्व युद्ध किसके ऊपर होगा? पानी के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? पानी के। क्योंकि आपके पास वाटर डिस्प्यूट इतना जबरदस्त है। भारत को देखो, भारत का वाटर डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ तो चलता रहता है, बोलो है ना। आप बड़े बड़े देशों को उठा के देखिएगा तो जितना भी वाटर, जो भी नदियां हैं भारत के अंदर, देखो आप, ये अभी हम कावेरी पढ़ेंगे, कावेरी डिस्प्यूट जबरदस्त है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं पानी के लिए, ठीक है। आप लोग जैसे पानी का कोई आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखते आप लोग, है ना। पहले कुएं से पानी निकाला जाता था तो सब लोग बैठ में करते थे, फिर उसके बाद छोटे छोटे पंप आ गए, बोलो है ना। फिर वहाँ से पानी निकालना शुरू किया, फिर छोटे वाले आपके जो टुल्लू पंप थे फिर भी आ गए, फिर स्विच को दबाने में भी दिक्कत होती थी, बोला मैं नहीं जाऊँगा, सुबह 4 बजे उठ के 4 बजे पानी आता था तो वरना देखो पहले लेके आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पानी चलाते थे कोई दिक्कत, फिर बटन बताने में दिक्कत हो गई। और अब आ गया है सबसे विनाशक जो इक्विपमेंट खोज किए वैज्ञानिकों ने, उसको बोलते हैं समर्सिबल, बोलो है ना। बटन दबाओ और वो आपको तबाह कर देता है। पानी की जरूरत है आपको मान लो 1 बाल्टी की, वो आपको 1 मिनट में 1000 बाल्टी पानी निकाल के फेंक देता है। इसलिए अब बहुत जगह जहाँ पर समर्सिबल होते हैं वहाँ नीचे पानी मिलता ही नहीं है। पानी मिल रहा है तो अब उसमें आपको इतने ज़्यादा मिनरल्स मिल रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। पहले आप पानी खींचते पी लेते थे, बोलो है ना। अब वहाँ पर इतना, कहीं आर्सेनिक मिल रहा है, कहीं लेड मिल रहा है, कहीं कुछ मिलेगा तो दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए खैर, अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, है ना। और जैसे तुम पानी पीते हो, जो बोतल से पानी पीते हो, है ना, कुछ लोग तो बिस्लरी की बोतल को खरीदते इसलिए ताकि मैं दूसरों को शो ऑफ कर पाऊँ। पानी की बोतल बाहर खड़े हो गए ना, खासकर आप जब ये कॉलेज देखोगे, जो लोकल लेवल के कॉलेज होते हैं वहाँ देखिएगा जो लड़के होते हैं ज़्यादातर, तो वो बिस्लरी दिखाएंगे किसी को, देखो मैं बिस्लरी का पानी पी, उसको नहीं पता है ये सबसे थर्ड क्लास पानी है, इससे सस्ता कोई पानी आता ही नहीं है ना। पानी पीना है तो 40,000 रुपये लीटर पानी पियो, पता है आपको? 40,000 रुपये लीटर पानी आता है, नहीं पता? जो आर्कटिक से जो बिल्कुल जो ओस की बूंदे होती है उसमें ना गोल्ड का अर्क चढ़ाया जाता है, और वो पानी 40 से 50,000 रुपये लीटर बिकता है, पीने का पानी। पैसा खर्च करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कौन बोलता है कि संतुष्ट होना चाहिए, बोला पैसा, मेरे पास इतना पैसा खर्च नहीं हो सकता, अब हमें बताओ, हम बताएंगे क्या करना है। पानी पीना वो पियो ना, 40,000 रुपये लीटर कीमत है उसकी, जाके सर्च करना। आज कल मैंने कुछ सर्च करने के लिए कहा था, देखा कोयले खाने को में कैसे काम करते हैं, देखा? थोड़ा भूल ही गई होंगी कुछ तो। और दूसरा टॉपिक क्या दिया था सर्च करने के लिए? सेलुलर, देखी थी? नहीं देखा? तो ये आपकी ईमानदारी है अपने प्रति, सोचिए इसको। चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं अपना। तो चलिए, इसमें आप लिख सकते हैं, सीधा बस गंगा नदी स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये बात लिखाऊंगा मैं, इंटर स्टेट काउंसिल होती है जो जल विवादों का निपटारा करती है, क्या एक्ट बनाए गए हैं, कोई फायदा नहीं, आप उनको पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। तो सीधा लिखो, अब गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। लिखो, इसका उद्गम, नहीं मैं सब चीज़ लिखवा दूंगा लेकिन बेटा कोई फायदा तो नहीं है पेज भरने से या टाइम लगाने से। उद्गम, ओरिजन लिखेगा, इसका उद्गम गोमुख ग्लेशियर से होता है, गोमुख ग्लेशियर। इसका उद्गम, इट्स ओरिजिन फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर। और गोमुख ग्लेशियर आपका कहां पर? उत्तराखंड में। ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते, ध्यान रखिएगा। और आप पढ़ चुके हो गोमुख ग्लेशियर कहां पर है, हिमालय की कौन सी श्रृंखला पर है, आपने यहां तक पढ़ा है। अब याद नहीं है तो छोड़ो उस चीज को, ठीक है ना। आपने गोमुख के साथ साथ एक और लिखा था, ग्लेशियर का नाम कोई बता सकता है क्या?
नहीं पता था, चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। ऐसा रिवीजन नहीं चाहिए बेटा। चलो लिखो ये कहाँ से बहती है, लिखेंगे सबसे पहले उत्तराखंड से, फिर ये यूपी चली जाती है, यूपी से फिर ये बिहार चली जाती है, थोड़ा सा पार्ट झारखंड में, ये ध्यान रखना एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है झारखंड में, और फिर ये निकल जाती है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और इसके बाद चली जाती है ये बांग्लादेश। तो भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, भारत के कितने राज्यों से गंगा बहती है, तो ये 5 राज्यों से गंगा बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आपको बहुत अच्छे से अपना मैप को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है, गंगा नदी का नाम क्या होता है बांग्लादेश में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, पद्मा। गंगा नदी इज नोन इज बांग्लादेश एज पद्मा। और यहां आपको पता लग गया कितने राज्यों से बहती है, ये टोटल स्टेट जो है वो 5 है जहां से ये बहती है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, इट्स लेंथ 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। और इसको राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया, इन 2008 इट डिक्लेयर्स नेशनल रिवर। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। मैं सारे पॉइंट्स दोबारा से बोल रहा हूं, किसी का छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। पहली बात, गंगा नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। यह भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, इट्स लेंथ इज 2525 किलोमीटर। 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इन 2008 इट डिक्लेयर्स द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। सारे पॉइंट क्लियर हो गए क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण यहां डॉल्फिन पाई जाती है, यहां पर डॉल्फिन पाई जाती है। लिखेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बस डैश लगा दीजिएगा वरना पूरा लिखना पड़ेगा। इन द वाटर ऑफ द गंगा, है ना, बस डैश लगाओ। डॉल्फिन फाउंड हियर, डॉल्फिन, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण यहां डॉल्फिन पाई जाती है। आपके शहर के नजदीक भी एक डॉल्फिन रिप्रोडक्शन प्रजनन केंद्र बनाया गया है, क्योंकि जब ये अपना रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनको अच्छे से वातावरण देने के, ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, बिजनौर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर बिजनौर में बनाया गया है। और आप फिर बिहार जाएंगे तो वहाँ पर पटना, जो पटना है, पटना से होकर निकलते हैं, पटना में भी एक बनाया गया है, ताकि इनकी संख्या में वृद्धि की जाए। बात समझ में आया क्या? तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो डॉल्फिन वहाँ पर निवास करेगी। चलिए, तो इसके बाद लिखेंगे इसमें एक वायरस पाया जाता है, इसमें एक, या इसके पानी में एक वायरस पाया जाता है, ऐसे लिखेंगे। इसके पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेस है, BEC, नहीं वायरस नहीं, बैक्टीरिया, सॉरी दोबारा जाइए। इसमें एक, मैं हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, लिखिएगा। इसमें एक बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया के हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेस है, जिसका नाम बैक्टीरियो, BACTERIO फेज है, जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है, जो पानी को स्वयं शुद्धिकरण करता है, जो पानी का स्वयं शुद्धिकरण करता है। लिखेंगे इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ
प्यूरिफायर, सेल्फ प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया इज फाउंड हियर, सेल्फ प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया इज फाउंड, सेल्फ प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन गंगाज वाटर, इन गंगाज वाटर, इन गंगाज वाटर। आगे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो मैंने इंग्लिश में वर्ड लिखवाया क्या, सेल्फ, इसी से आपका पूरा आधा सेंटेंस या एक लाइन आपकी बच गई है। बोलो है ना। आपने सुना होगा गंगा का पानी खराब नहीं होता, सुना होगा ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि पानी को खराब करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है, भाई पानी भी तो खराब होता है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं, और उन्हीं बैक्टीरिया को खाने वाला एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियो। तो बैक्टीरियोफेज उन्हीं को खा जाता है, तो इसलिए पानी खराब। बात समझ में आई क्या, ये इसका साइंटिफिक रीजन बताया जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या। चलिए आस्था से मत जोड़िएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 15A में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाओ, लॉजिकल बनो, फैक्चुअल बनो। ठीक है, आस्था ठीक है, रास्ता भी रखनी चाहिए, लेकिन आपको फैक्चुअली चीजों पर ज्यादा ध्यान देना ही चाहिए। बोलो हाँ है ना। चलो अब आगे चलते हैं, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बना के। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम एक काम करते हैं, एक मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ, आपको बनाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से गंगा बहती है, गंगा का एक मैप निकाल लेता हूँ, उसी में मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लिखवा पॉइंट वाइज लिखवाएंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक मैप बना लेंगे, उस मैप से काम करेंगे। कोई आसान सा सुंदर सा मैप दिखा लेते हैं जिसमें मैं जोड़ भी सकूं, ठीक है ना। चलिए, पागल हो जाओगे। ये सही है, इसे मेरा काम आसान हो जाएगा। सब नदियाँ मिली हुई दिखाई दे रही हैं इसमें, ठीक है ना। जगह का नाम मैं लिखूंगा आपको। अच्छा, जिन लोगों ने अपने आपसे वादा किया था कि इस बार ज्योग्राफी तो स्टार्टिंग से पढ़नी है, उनका क्या हाल है। इस बार कुछ लोगों ने वादा किया होगा, भाई इकोनॉमी में जो हुआ हुआ, भाई पॉलिटी में जो हुआ हुआ, भाई हिस्ट्री में जो हो गया याद मत दिलाओ। लेकिन नया साल, नया जुनून, नया सब्जेक्ट शुरू से लेके, है ना, समझ रहे हो क्या। चलो ये लीजिए, ये गंगा नदी आपकी आ गई है। आपको बिल्कुल ऐसे लेके चलना है। अब पेज आपका कैसे रहेगा, मैप अगर आपके पास है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो आप मैप पे बना लोगे। वरना कॉपी को आप जो है ऐसे तो बिल्कुल भी कोशिश ना करना बनाने की, नहीं आएगा। कॉपी को कम से कम ऐसे कर लीजिएगा ताकि आपका पूरा जो नदी है इस पे बन जाए। अब तुम्हारा पता कुछ नहीं, तुम इस पे बना सको, ठीक है ना। अरे किसी के पास मैप है तो पेंसिल का यूज करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। पेंसिल का यूज करना, कॉपी पे भी पेंसिल बनाना, बाद में पेन से कर लेना। अब यार देख रहे हैं बैठे हुए, नहीं गर्ल्स के पास तो मिल जाएगी, सच में बहुत मासूम। मैं व्यवस्था करवा नहीं पाऊंगा इतने लोगों की। 30-35 बैठे हुए कहाँ से पहने, लड़कियों के पास तो है ना। गर्ल्स तो ऐसे इनके पास 2-2 पेंसिल भी हैं। गर्ल्स इस मामले में मतलब सही है। चलो खैर आओ। हाँ भाई बस, ए मेरे लाल देखो, करें स्टार्ट। चलिए, ये यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट, बोलो हाँ ना, दिख रहा है क्या। और जब आपको ये थोड़ा दिखेगा तो आप कहोगे सर ये तो उत्तराखंड है पूरा का पूरा। बोलो हाँ ना, सही बात है क्या। चलो तो, और उत्तर प्रदेश है, अरे वाह, हाँ हाँ सही है। अरे टेंशन मत लो, एक दिन पूरे भारत को मिला के उत्तर प्रदेश बनाना है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी है 8-10 को मिला दोगे ना कम से कम, बराबर ही नहीं कर पाएंगे भाई साहब। और टैलेंट
हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसी बात थोड़ा ना है। चलो खैर, तो एक काम करता हूं मैं, आपको एक मैं डायग्राम लेके चलूंगा और आपको मैं यहां लाके छोड़ूंगा जहां आप इसको क्या कहोगे, गंगा कहोगे। क्या कहोगे? तो पहले यहां पे थोड़ा सा हमें काम करना है। आइए, तो उस काम को हम एक अलग पेज पे कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले एक काम करेंगे, ये यहां पर थोड़ा सा जगह लेके चलिएगा। ये आपका यहां पर है क्योंकि मुझे इधर भी आना है। ये हमारा एक ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत, हिंदी इंग्लिश में नाम बिल्कुल सेम रहेगा, सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर। इस सतोपंत ग्लेशियर से एक धारा निकलती है। पहले हम इसी की बात करेंगे पूरी, सतोपंत ग्लेशियर की, ठीक है ना। तो सतोपंत ग्लेशियर में जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको इस धारा का जो नाम है, ये पूरी जो धारा आएगी कंप्लीट, इसकी पूरी धारा का नाम रहेगा अलकनंदा। क्या नाम रहेगा इसका? और इस अलकनंदा जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन धारा है, इसमें कुछ नदियां इसके लेफ्ट साइड से आके मिलेंगी, तो उनका नाम लिखेंगे। जहां मिलेंगी उसको कुछ नाम दिया जाता है। तो जैसे ही सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है तो सबसे पहले यहां पर एक नदी है, वो आके इसमें मिल जाती है, जिसका नाम क्या है? धौली गंगा। जिसका नाम क्या है? धौली, DHAULI, धौली गंगा। धौली गंगा। और जहां पर आपकी धौली गंगा मिलती है, इसको बोला जाता है, इस पॉइंट को, विष्णु प्रयाग। क्या बोला जाता है इसको? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब जहां पर दो नदियों का संगम होगा उसको क्या बोला जाता है? प्रयाग। ठीक है ना। अब धौली गंगा मिल चुकी है अलकनंदा में, आगे बढ़ रही है। अब यहां से आपके पास एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है नंदाकिनी। एक धारा आएगी इधर, ये पर्वतों से निकलती हुई इसे मिल जाएगी, इसका नाम क्या है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। और जहां ये मिलेगी इसको बोलेंगे नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। कोई दिक्कत? इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसके बाद आपको मिलेगी यहां पर एक रिवर जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार रिवर। और पिंडार रिवर जहां मिलेगी इसको बोला जाएगा कर्णप्रयाग। ये क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखना, आते आते हैं। कर्णप्रयाग कहां है? कर्णप्रयाग यानी कि पिंडार और अलकनंदा का जो स्थान है मिलने का, वो पिंडार है। नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलने का स्थान क्या है? नंद प्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा का मिलने का स्थान क्या है? विष्णु प्रयाग। यानी कि जो अलकनंदा रिवर चली थी ऊपर से एक धारा, इसमें 3 नदियां मिल चुकी हैं। पहले मिली धौली गंगा, उसके बाद मिली नंदाकिनी और उसके बाद मिली पिंडार नदी। मिल गया। अब ये धारा आपकी चल रही है आगे। अब यहीं पर सतोपंथ के बिल्कुल साइड में एक ग्लेशियर है, एक यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मंदाकिनी। नाम सुना है? मंदाकिनी रिवर। 2013 भूल गए क्या? 13-14 में कब आई थी वो? केदारनाथ 13 में आया था। आज 13 में शायद आया, 14 में तो नहीं आया शायद। 13 में, चलो जब भी आया था, इसी नदी का थोड़ा सा था मामला, ठीक है ना। तो ये जो मंदाकिनी रिवर है, ये जो मंदाकिनी रिवर है, ये चलती है और मंदाकिनी रिवर आके इस तरह से अलकनंदा में आके मिल जाती है। बात समझ में आई क्या? ये अलकनंदा में आके यहां पे क्या मिल जाती है? ठीक है। अब ये आगे बढ़ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बात समझ में आई क्या? और यहां से एक धारा ये आपका मेन था गोमुख ग्लेशियर। कौन सा? जिसकी हमें तलाश थी, गोमुख। यहां से एक धारा निकलती है और इस तरीके से आएगी, और इस धारा में ये जो गोमुख ग्लेशियर वाली धारा है, इसमें आके ये पूरी यहां पे मिल जाएगी। समझ में बात आई क्या? और जहां पर अब देखो, जो मेन ओरिजिन होता है नदी का नाम उसी का रहता है। मेरी बात समझ में आई क्या? अब वहां से कौन सी आई थी? अलकनंदा। और यहां से कौन सी आ रही? गोमुख से। अब गंगा तो पड़ेगा नाम, कभी गंगा नहीं है। आप इसके ऊपर जाओगे ना तो यहां गंगा है ही नहीं, गंगा नाम अब पड़ेगा। गंगा पड़ेगा जब ये अलकनंदा, कौन सी नदी, और यहां से नाम सुना होगा आपने, सुना है ना। और भागीरथी में आगे कौन मिली है? अलकनंदा। और ये जो पॉइंट होगा इसको कहेंगे हम सबसे पहले यहां देवप्रयाग।
ये क्वेश्चन है जाने एग्जाम में कितनी बार है। देव प्रयाग किस नदियों के मिलने को कहा जाता है? अलकनंदा और, लिखो इस बात को यहां पे, बस एक बात समझ लो, जो मेन स्ट्रीम होगी किसी की नदी की, नाम नदी का हमेशा उसके पास रहेगा, उसमें जो आगे मिलेगा उसका मामला खत्म। यहां से ऊपर से कौन सी नदी चली थी? ये रही अलकनंदा चली थी, इसमें आगे मिल रही थी, तो मेन स्ट्रीम ये है। ये पूरी कौन सी है? भागीरथी। तो यहाँ अलकनंदा और के मिलने को क्या कहा जाएगा? मैं इस बात को लिख देता हूं लेकिन आगे नहीं लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। जो मेन स्ट्रीम होगी जी, जो उसमें मिल रहा है उसका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हमेशा नाम उसी का रहेगा। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो यहां पर हमारे पास मिलेगी कौन सी? अलकनंदा प्लस भागीरथी के मिलने के स्थानों का कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है। और अब यहां से मिलकर सब चलती हैं, देवप्रयाग से आगे बढ़ती हैं, और जैसे ही ये स्थान हरिद्वार में आती हैं, कहां पर आती हैं? हरिद्वार में, और इसका नाम पड़ जाता है देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी मिली थी, हरिद्वार में आते ही इसका नाम पड़ जाता है आपका गंगा नदी। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? इसको मैं दोबारा से एक बार फिर पूरा डिस्कस कर देता हूं। डायग्राम अच्छा बन रहा है? देखने में सही लग रहा है? ठीक है। तो आप कहोगे सर गंगा नदी का जो नामकरण होता है वो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में होता है। बात समझ में आई क्या? अब ये यहां से आगे बढ़ेगी, अब ये गंगा नदी यहां से आगे बढ़ना शुरू होगी और ये मैदानी भागों में प्रवेश करेगी, प्लेन्स में। कहां पर? प्लेन में। कहां पर? कहां पर? कहां पर आएगी ये? प्लेन में। और जब ये पहली बार प्लेन में आती है, तो प्लेन में आते ही जब ये उत्तर प्रदेश में आती है, तो जो प्लेन मैदानी भाग है वहां का जो पहला जिला है वो है बिजनौर जिला। कौन सा जिला? यानी कि उत्तर प्रदेश का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पर गंगा नदी एंटर कर रही है उत्तर प्रदेश में, कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया क्या? तो मैं यहां पर एक बिजनौर जगह आपको दिखा देता हूं कि ये यहां पर हमारा क्या है? बिजनौर है। अब जैसे आप बिजनौर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर बिजनौर जो है ये पहला फर्स्ट जिला है जहां पर ये क्या करती है? एंट्री करती है यूपी में। कहां पर? यूपी में। छोटी सी बात लिख लेंगे इस बात को, ठीक है ना? या आप याद भी रख सकते हो, बिजनौर आपका पहला जिला है जहां पर उत्तर प्रदेश में, यूपी में या मैदानी भागों में गंगा क्या कर रही है? प्रवेश कर। अब यहां से मैदानी भाग इसके चालू हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। चलने के आगे लेके अब बस इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे जब तक इसको बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। अब इसमें कुछ नदियां हमारे काम की हैं, उसको हम लिखते हुए चलेंगे। चलिए, तो नेपाल से एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। नेपाल से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? रामगंगा। राम, ये आगे किसे मिल जाती है? बताओ ना किसे मिल जाती है? ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। अब मेरी बात और एक बात और समझना, आप लेफ्ट में और राइट में कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। पानी इधर बह रहा ना भाई, गंगा नदी तो इधर जा रही हमारी, तुम भी इधर चलो इसके साथ साथ। जो तुम्हारा लेफ्ट वो लेफ्ट, जो राइट। आपसे पूछे रामगंगा कहां से मिल रही है? भाई नेपाल से नहीं, लेफ्ट से। तुम भी तो ऐसे जा रहे हैं ना, ये तुम्हारा लेफ्ट है ना, तो ये इसका क्या हो गया और ये इसका क्या हो गया? कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कहेगा बताइए दाएं से मिलने वाली और बाएं से मिलने वाली, ये लेफ्ट है तो ये हमारा, मछली बन जाओ ऐसे, तैर के चलो उसमें। सोचो ना आप ये ऐसे तैर रहे हो, तो ये आपका राइट है तो राइट, और ये आपका क्या है? इस बार तो मुझे फ्रेंड में भी आई थी जलपरी, जलपरा, ये मैं कभी नहीं सुधरोगे आप। चलो खैर, तो रामगंगा नदी मिल जाती है, बोलो है ना? और जहां मिलती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कहां मिलती है? तो उत्तर प्रदेश का जिला है कन्नौज। कौन सा? तो कन्नौज में आके मिलती है। ये जगह का नाम लिखेंगे आप, कन्नौज। खुशबुओं का शहर है, इत्र बनता है यहाँ पर, है ना? ये सब टाइटल्स हैं, याद रखा करो। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर उसको बोलते हैं खुशबुओं का नगर, जो इत्र बहुत ज्यादा यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो कन्नौज के आगे बढ़ेंगे। रामगंगा हो गई थी। चलिए, इसके बाद ओफो, एक काम हो रह गया यार, अभी तुम्हें प्रयागराज में आना है, और जैसे प्रयागराज में आएंगे तो कौन आएगा? प्रयागराज में तो एक और रिवर है आपकी, कौन सी? यमुना, वो तो रह ही गई। चलो भैया, बंदरपुर ग्लेशियर। सर जी क्या करके मानोगे, हमारा डायग्राम सारी ऐसी कराओगे? बंदरपुछ ग्लेशियर, बंदरपुछ ग्लेशियर, यहां से निकलती है एक रिवर, है ना? बंदरपुछ ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, ठीक है ना? चलिए,
ठीक है ना। इसका नाम क्या है? यमुना। थोड़ा सा इसको और पहले ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको इसके पहले लेके चलते हैं, सहारनपुर से होते हुए, ठीक है ना। ऐसे कन्नौज से आगे लेके जानी है हमें, इसको मिलाना है प्रयागराज में। कहाँ मिलाना है इसको? और साथ के साथ यमुना को यही नहीं मिटा लेते हैं। यमुना की सहायक नदियां, यमुना बनी कैसे, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं, कौन कौन सी मिल जाती हैं, बोलो है ना, ये भी लिख देते हैं। तो पहली बात तो कहाँ से निकलती है? बंदरपुर ग्लेशियर, यमुनोत्री। अरे बात समझ में आई क्या? चलिए, तो जैसे ये हमारे पास ये रिवर है हमारी यमुना, तो यमुना में एक बात समझेंगे आप, यहां पर एक बुंदेलखंड से पहले एक पड़ता है अलीगढ़ से आगे इटावा। क्या पड़ता है? इटावा। इटावा से होती जाती है ना दिल्ली, आगरा। आगरा का ताजमहल किसके किनारे? यमुना के। फिर आगरा अलीगढ़ होती है इटावा, समझ रहे हो क्या? और फिर कहाँ निकल जाती है ये? इलाहाबाद, प्रयागराज। बात समझ में आई क्या? तो इटावा के नजदीक यहाँ पर कुछ नदियां इससे मिलती, जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जो इसकी सहायक नदियां इटावा में। कौन सी है देखिएगा। सबसे पहली बात करेंगे जो मेन नदी है, देखो यहाँ पर मैं एक थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर एक हिल्स है जिसका नाम है जनेपाऊ पहाड़ियाँ, जनेपाऊ हिल्स, जनेपाऊ पहाड़ियाँ, जनेपाऊ हिल्स, जनेपाऊ हिल्स। तो जनेपाऊ हिल्स है, तो जनेपाऊ हिल्स में से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चंबल रिवर। क्या नाम है? चंबल। आप पढ़ चुके हो। और चंबल नदी में एक नदी और आगे मिलती है जिसका नाम है शिप्रा रिवर, जिसका नाम है शिप्रा रिवर। तो शिप्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। किसकी है? चंबल की। और फिर चंबल आगे, चंबल नदी भारत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आके मिल जाती है। याद रखना ये जगह का नाम, सीधा आएगा बताइए। चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है आगे? तो कहाँ मिलती है? इटावा में। इसके थोड़े से आगे चलते ही एक रिवर और है। अब तुम कहोगे सर जी ये तो सब हमने नाम सुन रखे हैं। नाम है बेतवा। नाम क्या है? बेतवा। जब मैंने आपको पठार पढ़ाए थे, पढ़ाया था ना। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश का एक हमीरपुर जिला है। कौन सा जिला? हमीरपुर। ये सब सारे बुंदेलखंड के एरिया है। आपने बुंदेलखंड का पठार पढ़ा था, समझ रहे हो क्या? चलिए, तो बेतवा नदी हमीरपुर जिले में आगे मिल जाती है। और इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट है आपका बांदा। क्या है? बांदा। कैमूर की पहाड़ियां, और नदी का नाम है केन नदी। कौन सी नदी? केन। ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, नाम भी आपने सुना हुआ है। तो कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? केन रिवर। और केन रिवर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आके किससे मिल जाती है? यमुना से। किससे मिल जाती है? और फिर जो यमुना है ये आगे बढ़ती हुई चली जाती है कहां पर? प्रयागराज में। और प्रयागराज में किससे मिल जाती है? गंगा से। देखो कितना काम खत्म हो गया हमारा यहीं पर। समझ में आ रहा है क्या? फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका। सही चल रहा है मामला? चलो, अब ज्यादा नहीं बचा, बस 3-4 नदियां और मिलानी है, ठीक है ना। सोन रिवर, याद है ना? सोन एकमात्र ऐसी नदी है जो, हाँ भाई, यमुना के बाद से जो एकमात्र ऐसी नदी है जो कहां से मिलती है? आगे राइट से, क्योंकि ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी होगी ना। ये तो गंगा की ये तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब मिलाना किसमें है? तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है कि गंगा में वह नदी का नाम बताइए जो उसके दाएं से, राइट से आगे मिलती है। उसका नाम क्या है? सोन नदी। लिखवाया था क्या? चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले हम चलते हैं, एक नदी हमारी है गोमती नदी। लखनऊ शहर इसके किनारे बसा हुआ है, बोलो है ना? पता है आपको? पता है क्या? चलो, यहां पर एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील। फुल्लर एकमात्र ऐसी नदी है जो एक झील से निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। कौन सी? गोमती। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, गोमती रिवर। और गोमती जो नदी है ये फुल्लर झील पीलीभीत से निकलती है। कहां से? बताओ कितनी कितनी बातें लिखवा दो, लेकिन याद तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। पीलीभीत एक जिला है उत्तर प्रदेश का, सही है क्या? तो पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती हुई लखनऊ से होती हुई, लखनऊ शहर किसकी नदी के किनारे स्थित है? गोमती। गोमती फ्रंट रिवर, ठीक है ना, रिवर फ्रंट। और फिर जो भारत के उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, इसका नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? तो गाजीपुर में फिर मिल जाती है किससे आके? ये गंगा से। मिल गया क्या गाजीपुर में?
अरे बोलो, तो कम से कम तुम्हें ऐसे नाम तो पता लग गए, उत्तर प्रदेश में ऐसी झीलें भी हैं, सही है ना। चलो, इसके बाद यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है शारदा रिवर, शारदा, शारदा नदी, ठीक है ना। और शारदा नदी अब यहां से जो आपकी गंगा है, ये उत्तर प्रदेश का लास्ट, ये उत्तर प्रदेश का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। कितने क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गए। ये अंतिम जिला है, उत्तर प्रदेश को छोड़ देती है। शुरू किया बिजनौर से और अंतिम जिला, एक होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए, कल बताओगे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा बहती है। कल आप बताओगे गंगा जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से क्या करती है, बहती है। और शारदा जो नदी है ये अब बिहार का जो जिला है छपरा, क्या है, छपरा जिला, छपरा डिस्ट्रिक्ट, छपरा में आके मिल जाती है। बात समझ में आई क्या। चलिए छपरा के बाद चलते हैं आगे, छपरा के आगे चलते हैं, क्योंकि अब हमें मिलानी है हमें यहां पर अपनी सोन नदी। कौन सी नदी, सोन रिवर। सोन नदी को यहां से लेके चलेंगे, सोन नदी, सोन SON, सोन आपने पढ़ी थी ये, सोन, सोन नदी, ठीक है ना। और ये मिलती है बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में मिलती है। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने की थी, और फिर उसका नाम पटना बदला था शेरशाह। सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर सोन पशु मेला भी लगता है, बहुत बड़ा पशु मेला होता है सोन नदी के किनारे पटना शहर में, जब ये यहां पर आगे मिल रही होती है। तो ट्रिब्यूटरी हो गई कौन सी, सोन नदी, किसकी, गंगा की। कहां से मिलती है, इसके राइट साइड से मिलती है, राइट साइड से मिलती है। मिल गया। चलो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं यार, बोर्ड का फायदा तो हुआ यार, है ना, उसमें दिक्कत आ जाती थी। अभी 1 मिनट थोड़ा सा ये है ना हैंग हो रहा है, रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पेन को सेलेक्ट करने में, ठीक है। गलती इसकी भी नहीं, ये 20% पे आ गया, 20% जो इसका वो होता है ना, इसे तो थोड़ा टाइम लेता है बेचारा। अब कह रहा अब ठीक हो जी मैं, अब चला, चलो खैर अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, बस टेंशन ना लो, आने वाला है। चलिए अब चलेंगे आगे। जगह नहीं रही कॉपी में, लेकिन 3 नदी तो लिखनी पड़ेगी बेटा भैया। नेक्स्ट रिवर आएगी बस गंडक रिवर। और गंडक रिवर जो है ये आपकी मिलती है आके सोनपुर में। कहां पर, सोनपुर। इसके बाद तुम्हारी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी कोसी नदी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, द सोरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी, सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। और कोसी नदी आके मिल जाती है मेरे भाई, एक जगह नाम है कुरसेला, कुरसेला। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहां पर एक नदी आपकी मिल जाएगी आके, महानंदा, महानंदा, महानंदा। और महानंदा के बाद उत्तर प्रदेश, सॉरी पश्चिम बंगाल से, अब आप इसको है ना मैं तो कर दूंगा लेकिन आपकी कॉपी थोड़ी चली जाएगी बाहर। अब यहां से हम सीधा इसको ले जाएंगे कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। कहां होते हुए, बांग्लादेश होते हुए। कहां पर, बांग्लादेश होते हुए, ठीक है। अब मैं तो इसको चलो यहीं पे कर देता हूं। और इसके बाद हमारा आ जाता है ये बांग्लादेश, और फिर चली जाएगी हमारी बे ऑफ बंगाल। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। क्या हो जाता है। तो ये पूरी कहानी किसकी है हमारी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे तुम्हारे सामने। महानंदा कहां मिलती है, ये महानंदा मिलती है आपकी, एक नाम है गोदारी घाट, गोदारी जगह का नाम है गोदारी घाट। तो गोदारी घाट पे मिलती है आपकी महानंदा। क्या मिलती है, महानंदा। इतनी बात समझ में आई क्या। चलिए डायग्राम ऐसे वास्तव में अच्छा बना है ना, मुझे आज घमंड हो रहा है अपनी ड्राइंग के ऊपर, है ना। हाँ जी, कहाँ पे,
ये सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है इस नदी को। जब ये आती है पूरे बिहार को बर्बाद कर देती है, बाढ़ जबरदस्त लेके आती है। फिर दामोदर रिवर आएगी, वो उसको कहा जाता है बंगाल का शोक। ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई क्या? आओ इसको एक बार फटाफट एक बार जो है, सबको बन गया? या इसको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, आज ग्रुप पे भेज दूंगा इसको बनाने के लिए, है ना, कोई बात नहीं, इसको इसका लिंक शेयर कर देंगे। देखो अब यहाँ पहले तुम्हारा जो मेन काम है ना, जो तुम्हारी मेन जो मशक्कत है, वो तुम्हारी मेन मशक्कत मेरे बाबू जो है वो है हरिद्वार तक। कहाँ तक? यहाँ तक तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस हरिद्वार तक, यहाँ तक, क्योंकि यहीं तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बंदरपुर से निकल लिया यमुनोत्री, यमुना, उसके बाद गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी, एक नदी की आई मंदाकिनी, और फिर जो सतोपंत ग्लेशियर है वहां पे धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, और फिर ये यहाँ पे देवप्रयाग में आगे मिल जाती है भागीरथी के साथ। तो देवप्रयाग कहा जाता है जब कौन सी अलकनंदा के साथ कौन मिलती है? भागीरथी। इसके बाद यहां से रामगंगा मिलेगी कन्नौज में आके, और फिर ये पूरा का पूरा आपकी ये पूरी, अभी इसको मैं अलग से नहीं करवाऊंगा, ये सारी की सारी क्या होगी? यमुना। दिखाई दे रही है क्या? ये यमुना नदी कहां से निकलती है आपकी? बंदरपुर ग्लेशियर से, यमुनोत्री से होते हुए, और यहाँ पर इटावा के निकट इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? चंबल। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे बचा हुआ है उज्जैन शहर, उज्जैन सिटी, महाकालेश्वर मंदिर। बात समझ में आई क्या? जनेपाऊ पहाड़ी यहाँ से निकलती है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमीरपुर में मिल जाएगी बेतवा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बाद में मिल जाएगी केन नदी। और ये तीनों की तीनों जो ट्रिब्यूटरी हैं, ये गंगा में यमुना में मिलने के बाद प्रयागराज में आके इनका संगम हो जाएगा। फिर प्रयागराज से आगे बढ़ेगी तो तीन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो गोमती नदी कहां से निकलती है? फुल्लर झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल्लर, फुल्लर लेक, क्योंकि एकमात्र नदी है जो लेक से निकलती है, इसमें झील से निकलती है। बाकी सारी सारी ऊपर से आ रही है, नेपाल के ग्लेशियर से होती हुई आ रही है, हिमालय से आ रही है। बात समझ में आई क्या? देखो इसलिए गंगा में इतना पानी है। कितनी नदियां आ गई, और जो सारी नेपाल से आ रही हैं वो सारी कौन सी नदियां होंगी? ग्लेशियर नदियां होंगी। हिमालय बोलो है ना, तो इस पे वर्षा का कोई फर्क, बरसात होती है तबाही मचा देती है। बोलाओ अब मैं तैयार। बात समझ में आई क्या? चलिए, फिर शारदा रिवर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोन नदी, सोन नदी इसके राइट से मिलते कहां जाकर? पटना में। इसके बाद सोनपुर में गंडक रिवर, कोसी, कुर्सेला में महानंदा, गोदावरी घाट में, और फिर कहां निकल देती है? बांग्लादेश में, जहां इसको क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। इसमें आप एक बात और बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसकी जो प्रथम सहायक नदी है, प्रथम सहायक नदी, उसका नाम है रामगंगा। उसका नाम क्या है? रामगंगा। बेटा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे ना, हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा इनको। इस डायग्राम के रट दियो। इसकी जो पहली सहायक नदी है, पहली सहायक नदी, गंगा की प्रथम सहायक नदी, गंगा की प्रथम सहायक नदी क्या है? दिमाग में ये ना लियो कि ये है, क्योंकि गंगा बनी ही हरिद्वार के बाद है। तो प्रथम सहायक नदी कौन सी है? दिस इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, प्रथम सहायक नदी, प्रथम सहायक नदी। और अंतिम सहायक नदी है कौन सी? महानंदा। ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है, अंतिम सहायक नदी। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के जब आएंगे ना, तब पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ रखा है। समझ रहे क्या? इस डायग्राम को 3 4 5 बार आंख बंद करके बनाना, तब जाके समझ लो सब तैयार हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये काम आप जो है कर लेंगे, ठीक है। यमुना की लंबाई साथ साथ लिख दो। ये यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है क्या? चलो तो आज इतना रखेंगे, और अगले वाले लेक्चर